कर लेंगे आप थोड़ी देर 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 पे एक तो हैं। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग इसकी ऑन कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, ये आज हमने जो टॉपिक पढ़ना था ये तकरीबन इस चैप्टर का तकरीबन लास्ट टॉपिक है। तो इसमें से जो एक सवाल जो जो सवाल आपको आते हैं, इसमें तो पहले नंबर पर ये सवाल आपको शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में जो पूछा जा सकता है वो आप पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसकी जो डेफिनेशन होगी वो आपसे पूछेगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये क्या होती है। ठीक है, तो फिर उसमें आपने उसको आपने डिफाइन करना और उसकी आपने दो टाइप बतानी है, सिर्फ नाम लिखने हैं उनके कि ये दो उसकी मेजर टाइप्स हैं और बाकी उनको एक्सप्लेन हमने नहीं करना। ये शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में ये आपको सवाल पूछा जाएगा। फिर उसके बाद इसमें जो है वो आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। ये अगर आप बुक अपनी बुक पे देखेंगे तो आपकी बुक के ऊपर ये 25वां और 26वां क्वेश्चन है तकरीबन। तो सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के दरमियान जो है वो क्या फ़र्क है, ये एक सवाल छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो लॉन्ग सवाल आपको आता है वो आपको आ जाता है कि व्हाट इज़ द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होती है, और व्हाट आर द लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। तो ये जो है ये दो, एक लॉन्ग सवाल ये वाला अक्सर आता है और बाकी जो है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये जो लॉन्ग सवाल मैंने बताया जिसके अंदर लैंग्वेज ट्रांसलेटर की डेफिनेशन भी आपको अलग से 2 नंबर की पूछी जा सकती है। फिर उसके अंदर कंपाइलर की, इंटरप्रेटर की, असेंबलर की डेफिनेशन भी आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसको ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सेकंड ईयर में जाकर डिटेल के साथ पूरी एक आप जो है वो लैंग्वेज पढ़ेंगे जो इसका नाम जो है वो सी है या जावा है, सी है, विजुअल बेसिक है। ये ज़ुबान दोनों में से कोई एक ज़ुबान आपने पढ़नी है। अमूमन आम तौर पर हमारे यहाँ जो है वो सी लैंग्वेज को ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 मैं इसको ले रहा हूँ। तो ये इसमें सवाल आपको आएगा कि अगर जो है इसमें इसमें से ही लॉन्ग सवाल देना हो तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसकी टाइप ऑफ लैंग्वेज बता दें। तो ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन अमूमन इस तरह का होता नहीं है, बड़ा आसान इतना लेकिन लॉन्ग सवाल के तौर पर ये पूछा जा सकता है। लेकिन मैंने बताया कि पहला जो है वो आपका जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज जो है वो क्या होते हैं वो हमने इसमें देखना है। तो आपको याद होगा कि हमने कल जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की थी, तो हमने यहाँ पे ये कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बुनियादी तौर पर जो है वो हमने कहा था जब जब कंप्यूटर जो है उसकी जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर जो है ये 2 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक आपका हार्डवेयर होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट है जो कोई फिज़िकली विज़िबल हो, टचेबल हो, पोर्टेबल हो, जिसको उठाकर आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएँ, वो आपकी हार्डवेयर कहलाती है। और सॉफ्टवेयर आपके वो प्रोग्राम होते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर चलने वाले प्रोग्राम्स होते हैं। तो सॉफ्टवेयर का मतलब हमने कहा था कि दीज़ आर द प्रोग्राम्स, और सेट प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर को हम हदायतें देते हैं वो जो है वो आपका कहलाता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर बुनियादी तौर पर अगर उसकी हमने बात की थी तो हमने कहा था कि सॉफ्टवेयर जो है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। और सॉफ्टवेयर की हमने कहा था कि ये जो है वो तकरीबन जो है वो उसके अंदर 2 तरह के होते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा क्या था? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था वो आपके ज़रूरियात के मुताबिक बनाया जाता है, जो आपकी डिमांड हो उसके मुताबिक उसको बनाएँगे, ये आपका जो है वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसकी फर्दर 2 किस्में थी जिसमें पैकेज था और कस्टमाइज़ था। और पैकेज जो है वो किसी खास पैकेज की शक्ल में होता है जब बहुत सारे प्रोग्राम को हम इकट्ठा करते हैं, और जो कस्टमाइज़ होता है वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक जो ऑन डिमांड जो है जिस तरह की आपकी ज़रूरत रिक्वायरमेंट हो वो हम बनाते हैं। फिर उसको हमने कहा था कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है बुनियादी तौर पर वो 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 इसके अंदर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, डिवाइस ड्राइवर आ जाएँगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर उसको हम कहते हैं वो आ जाते हैं, और उसके अलावा इसमें जो हमारे पास जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गए, लैंग्वेज प्रोसेसर हो गए, ड्राइवर्स हो गए, फिर इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, और इसके अलावा जो है वो हमारे पास एक चौथी चीज़ जो थी वो आपके पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स थे। तो ये यूटिलिटी प्रोग्राम जो है वो आपको कंप्यूटर में जो हेल्प आपको देते हैं। अगर आप इस सिस्टम को खोलेंगे तो वहाँ पे एक चीज़ मौजूद होती है जिसका नाम होता है एक्सेसरीज़। तो एक्सेसरी के अंदर जितने प्रोग्राम होते हैं ये सारे आपको सहूलतें फराहम करते हैं, जिसमें एंटीवायरस भी है, उसमें जो है वो डिस्क मेंटेनेंस भी है, डिस्क डिफ्रैगमेंट भी है, बहुत बेशुमार चीज़ें हैं उसके अंदर, वो आपके आ जाते हैं। तो वहाँ पे हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर और लैंग्वेज प्रोसेसर की बात की थी। तो लैंग्वेज जो है वो होते हैं जो कि लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन करें कि व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज़ द कंप्यूटर लैंग्वेज, तो यहाँ पे जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसकी जब हम बात करेंगे तो प्रोग्राम लैंग्वेज जो है वो इसको हम कहते हैं, ये जो है वो ज़ुबान, देखिए पहले ही बात है कि ज़ुबान, लैंग्वेज क्या होती है? ज़ुबान। तो ज़ुबान जो है वो क्या होती है?
जो है वो एक किस्म की जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए आप अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाते हैं। तो लैंग्वेज क्या होगा? सेट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड ऑपरेटर। यानी आपने अपनी बात कंप्यूटर को समझानी है और कंप्यूटर ने अपनी बात जो है आपको बतानी है। तो ये जो है ये कम्युनिकेशन का बातचीत का एक निज़ाम है जो कि लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। ठीक है? तो लैंग्वेज अगर उसकी लैंग्वेज की हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? लैंग्वेज जो है ये अगर देखा जाए तो ये जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। इसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ जाएँगे, नंबर भी आ जाएँगे, अलामात भी आ जाएँगे और मुख्तलिफ इसके अलावा अशारे, कनाए वगैरह भी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? एक ज़बान बनाती हैं। लैंग्वेज, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड ऑपरेटर। मैं अगर आपको कहूँ कि जनाब जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ये एक ज़ुबान है। आप भी इसको समझते हैं, मैं भी इसको समझता हूँ, तो ये जो है वो हमारे पास इसको इस तरह की ज़ुबान को हम क्या कहेंगे? ये लैंग्वेज कहेंगे। अब लैंग्वेज के लिए कैसे आई, उसके पीछे जो है क्या बैकग्राउंड थी, ये आपके पास जब आप बचपन में बच्चा पैदा होता है तो ज़रा उसको कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो माहौल के अंदर रहकर वो सीखता है, चीज़ों को देखता है, फिर उसके मुताबिक वो फैसले करता, वो बोलना शुरू हो जाता है, फिर जो है वो चीज़ों को समझता पूछता है। तो इस तरह ये चीज़ आ जाएगी। अपनी बुक पे अगर देखेंगे तो उसने कहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो प्रोवाइड द वे ऑफ कम्युनिकेशन, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, ये वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रिटन इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कहते हैं कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम अब क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम दे जो है वो देते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्या हो? सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि प्रोग्राम को लिखने का इस्तेमाल करते हैं। और इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है? प्रोग्राम आर रिटन इन द स्पेसिफिक मैनर। इंस्ट्रक्शन को हम किसी खास तरतीब के मुताबिक लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल डिफरेंट होते हैं। अंग्रेज़ी के मुख्तलिफ हैं, उर्दू के मुख्तलिफ हैं, जो दूसरी ज़बानें होंगी उनके मुख्तलिफ होंगे। तो इस तरह ये कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर भी रूल्स को मुख्तलिफ होगा। हर जो लैंग्वेज होगी उसके रूल जो है मुख्तलिफ होंगे और हर लैंग्वेज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ये अपने हर एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज इट्स ओन सेट ऑफ रूल। तो ये इसकी डेफिनेशन जो है वो बन जाती है। अब इसके अगर हम टाइप की बात करें तो इसकी दो तरह की इसकी टाइप्स हैं, लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये दो तरह की इसकी टाइप्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज और दूसरे नंबर पे हमारे पास ये हाई लेवल लैंग्वेज जो ये होती है लैंग्वेज। ये दो तरह की लैंग्वेज जो होती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है और दूसरे नंबर पे हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अब लो जैसा नाम से ज़्यादा लो, यानी ऐसी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर की अपनी नेचुरल लैंग्वेज है, जिसको जो है वो कंप्यूटर ही समझता है, हम लोग उसको नहीं समझ सकते। लिहाजा ऐसी लैंग्वेज को हम क्या कहेंगे? लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है? कंप्यूटर की ओन लैंग्वेज। कहता है टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वेरी क्लोज टू द मशीन हार्ड लैंग्वेज। कहता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो के जो है वो मशीन लैंग्वेज के बिल्कुल पास हो, यानी वो हूबहू वही ना हो जो मशीन की हो, लेकिन उसके बिल्कुल करीब-करीब हो, उसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। The programming language that are very close to the machine language. तो programming instruction written in these language are in the form of binary form. ये जो है वो binary form के अंदर होती हैं। जो instruction इसके अंदर लिखी जाएगी वो कौन सी होंगी? बाइनरी फॉर्म के अंदर। अगर बाइनरी आपको पता है कौन सी होती है? 0 और 1 होता है। ये बाइनरी फॉर्म के अंदर जो होंगी वो आपके पास इसको ये आपकी बाइनरी फॉर्म के अंदर होती है। और इस तरह की जो इसकी जो एग्जांपल अगर आप देखेंगे बाइनरी फॉर्म की, तो वो आमतौर पर मशीन लैंग्वेज है और दूसरा असेंबली लैंग्वेज है। ये दो तरह की जो है वो लैंग्वेज जो है वो आमतौर पर बाइनरी लो लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं। तो लिहाजा इसकी मिसालें अगर आप देना चाहें तो क्या होगी वो? MACHI ये मशीन लैंग्वेज और दूसरे नंबर पे हमारे पास असेंबली है। असेंबली लैंग्वेज जो है, ये दो लैंग्वेज जो है ये हमारी लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। अब मशीन लैंग्वेज जैसा नाम से ज़्यादा जो ऐसी लैंग्वेज जो कि रिलेटेड टू मशीन हो, जो कि मशीन के लिए इसको लिखा गया था। द प्रोग्राम लैंग्वेज इन विच द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम आर रिटन इन द बाइनरी फॉर्म, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन जो है वो बाइनरी फॉर्म में लिखी हुई हो, जो 0 और 1 की शक्ल में लिखी हुई हो, उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। तो जब आप मास्टर डिग्री करते हैं MCS में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक पेपर पढ़ाया जाएगा जिसका नाम जो होगा वो होगा असेंबली लैंग्वेज, या जिसका नाम होगा मशीन लैंग्वेज। तो उसमें आपको बताया जाएगा कि इस तरह के कोड हो तो फिर इसका मतलब क्या होता है।
इट इज़ अ फंडामेंटल कंप्यूटर लैंग्वेज। इसी कंप्यूटर की बुनियादी ज़बान यही है, 0 और 1 है। इट मीन्स द कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज। इसका मतलब ये होगा कि कंप्यूटर सिर्फ मशीनी ज़बान को समझता है। देयर इज़ नो नीड टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम लैंग्वेज रिटन इन द मशीन लैंग्वेज। और जो प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में लिखा गया होता है, उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत जो है वो किसी और दूसरी ज़बान के अंदर नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर की ज़बान भी जो है वो 0 और 1 की शक्ल में है। लिहाजा वो प्रोग्राम जो कि पहले ही हमने 0 और 1 की शक्ल में लिख दिया जाएगा, लिखा होगा, उसको हमें ट्रांसलेट करने की या मशीन को समझाने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। कंप्यूटर भी एक मशीन है ना, उसको समझाने की ज़रूरत जो है वो नहीं है, ठीक है? देयर इज़ नो नीड टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन द मशीन लैंग्वेज, इट इज़ बिकॉज़ द इंस्ट्रक्शन आर ऑलरेडी इन द मशीन कोड। इसको बाइनरी फॉर्म के अंदर वो मौजूद होती है। और आमतौर पर प्रोग्राम जो है वो तकरीबन अगर देखा जाए, तो वो तकरीबन वो अगर देखा जाए तो वो तकरीबन इस तरह का हो सकता है, ऐसे-ऐसे वो, जैसे वो कोई प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हो सकती है, कोई दूसरी लाइन हो सकती है, तीसरी लाइन। और ये जो चीज़ मैंने लिख दी है, ये इसका मतलब ये कंप्यूटर को पता है कि ये क्या लिखा है, सो कुछ भी है, ठीक है? लेकिन जो है वो आम बंदे को नहीं पता क्या चीज़ ये होगी। ऐसी ज़ुबान को हम क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज कहते हैं। अब ये जो ज़ुबान जो थी, ये शुरू-शुरू के अंदर देखा जाए तो ये जिसके बड़े थोड़े एक्सपर्ट थे, बड़े थोड़े इसके लोग थे जो इस पे काम करते थे। इसके अंदर गलती के बड़े चांसेस थे। अगर कोई ज़ीरो आपने कम डाल दिया, कोई ज़्यादा हो गया, या आपने 1 डाल बाद ज़्यादा कर दिया, तो उसका मतलब ही बदल जाता था। तो इसके एक्सपर्ट बड़े थोड़े थे, इसके माहिर बड़े थोड़े थे, और इसके अंदर काम करना इंतहाई मुश्किल था। तो चुनांचे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भई कोई ऐसी ज़ुबान होनी चाहिए जिसके अंदर हम अपनी 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 ज़ुबान को भी लफ़्ज़ भी इस्तेमाल कर सकें। तो जनाब मस ने उस ज़माने में ज़ाहिर है वो ये ज़्यादातर काम जो है इंग्लिश वो अमेरिका के अंदर हुआ है। तो वहाँ पे उन्होंने फिर जो है एक ऐसी ज़ुबान बनाने की कोशिश की जिसके अंदर ये भी लफ़्ज़ भी शामिल थे, उसमें अलामात भी शामिल थी, और उसके अंदर हमारे जो अंग्रेज़ी के लफ़्ज़ भी शामिल थे। तो चुनांचे वो जो लैंग्वेज बनी, जो इसको मॉडिफ़ाई किया गया, जब लोग ये मशीन लैंग्वेज को जब मॉडिफ़ाई करने के बाद जो चीज़ बनी थी, उसको उन्होंने नाम दिया असेंबली लैंग्वेज का। अब असेंबली लैंग्वेज की अगर आप इसमें शक्ल देखना चाहें, तो वो तकरीबन जो है वो समझ लें इस तरह का हो सकता है। ऐड 3 एंड 4, ठीक है? एंड 4, ठीक है? इस तरह का हो सकता है। फिर STR10 ऐसे। ये इस तरह की जो चीज़ थी जिसके अंदर अंग्रेज़ी के लफ़्ज़ भी थे, अल्फ़ाबेट्स भी थे, सिंबल्स भी थे, और उसको इस तरह की चीज़ें मौजूद थी, 1 और 0 मौजूद था। तो इस तरह की चीज़ों को जो है वो हम क्या करते थे, ये इस तरह की चीज़ को हमने असेंबली लैंग्वेज का नाम दिया। जिसमें मैंने इसको बताया कि ये शुरू के अंदर ये लैंग्वेज जो था इंतहाई मुश्किल थी। तो इसके एक्सपर्ट भी थोड़े थे, गलती के चांसेस भी बड़े ज़्यादा थे, और बड़े थोड़े एक्सपर्ट थे, लिहाज़ा इसके अंदर जो है वो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कोई ऐसी ज़बान हो जो कि थोड़ी-सी ईज़ी हो, आसान हो। तो चुनांचे फिर उन्होंने फिर असेंबली लैंग्वेज जो थी वो बनी थी। जिसमें देखें, अब ये जो लफ़्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, एंड का लफ़्ज़, ये वाला लफ़्ज़ इस्तेमाल किया, ये जो मैंने जो है वो एसटीआर का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया, फिर जो है वो सब एसयूवी अगर मैं कह दूँ, और इसके बाद मैं इसमें कह दूँ एसयूवी एसयूवी जो है वो 100 ऐसे। तो ये मैंने कहा कि भई 3 और 4 को ऐड करो, उसको स्टोर करो 1 और 0 जो रैम का एड्रेस है, और उसमें से जो है वो सब्ट्रैक्शन मनफ़ी कर दो, वो चीज़ जो कि 1000 एड्रेस पे पड़ी हुई है। यानी ये चीज़ जो है वो रैम के एड्रेस को शो करती है। अब इस तरह की जो इंस्ट्रक्शन थी, इसको जो है वो जो पढ़ना होता था, उस इस चीज़ की ज़ुबान को हम क्या नाम देते थे, जो उसको असेंबली लैंग्वेज का नाम देंगे। जब आप उसका ये सवाल आ जाए तो इस तरह की मिसालें आपने ज़रूर देनी है इस तरह की, ठीक है? अब देखें उसमें एक बुक पे जो लिखा हुआ है, असेंबली लैंग्वेज इज़ द लोअर लेवल लैंग्वेज, इट इज़ ईज़ी टू लर्न देन द मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज की निस्बत थोड़ी-सी ये आसान थी। अब देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर जो ये वाला जो लिखा गया है, इससे हमें कुछ नहीं पता चलता। लेकिन इसके मुकाबले के अंदर अगर इसको देखा जाए तो थोड़ा-सा अंदाज़ा हमें हो रहा है। तो लिहाज़ा उसने कहा इट इज़ दिस लैंग्वेज जो है वो थोड़ी-सी आसान थी। इन दिस लैंग्वेज सिंबल्स एंड यू आर यूज्ड इन द टू राइट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। कहते हैं इसमें अलामात भी इस्तेमाल होती थी प्रोग्राम को लिखने के लिए, इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड के निस्बत। दीज सिंबल्स आर कॉल्ड द निमोनिक्स। इन सिंबल्स को हम क्या कहते हैं? निमोनिक्स कहते हैं। ये वाले सिंबल जो हैं ये निमोनिक्स कहते हैं, MNEMONIC। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में होता है कि व्हाट इज निमोनिक्स। तो निमोनिक्स जो है ये क्या होते हैं? ये जो है वो सिंबल्स होते हैं जो कि आमतौर पर असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम जो है वो निमोनिक्स कहते हैं। जिसकी मिसाल आपने दी ऐड की, एसटीआर की, सब की, ये सारे निमोनिक्स कहलाते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट आप आते हैं हम जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, ऐसी लैंग्वेज जो कि जो है वो इंग्लिश के लफ्ज़ों पे मुश्तमिल होगी, जो कि जो है ऐसी ज़ुबान जो जिसको आप लोग समझते हैं।
चुनांचे जब ये जो असेंबली लैंग्वेज आ गई, तो असेंबली लैंग्वेज के बाद भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भई ये तो बड़ी मुश्किल है, ये तो इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं, लिहाज़ा कोई ऐसी ज़बान जो होनी चाहिए जो हमारी अपनी ज़बान के बिल्कुल करीब हो। तो चुनांचे उन्होंने फिर जो है वो एक ऐसी ज़बान बनाई जिसको उन्होंने हाई लेवल लैंग्वेज नाम दिया और ये जो लैंग्वेज क्या थी क्लोज़ टू द ह्यूमन, ह्यूमन के साथ, इंसान के साथ उसका ताल्लुक मौजूद था और ऐसी लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू द ह्यूमन बीइंग जो कि ह्यूमन की लैंग्वेज के साथ होगी उसको हाई लेवल लैंग्वेज। आपकी बुक पे देखें क्वेश्चन नंबर जो है हाई लेवल लैंग्वेज द प्रोग्रामर लैंग्वेज दैट आर क्लोज टू द ह्यूमन लैंग्वेज जो नहीं वो लैंग्वेज जो कि इंसान के साथ मिलती जुलती है उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं और द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन रिटन इन दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज और उसके अंदर जो अलामत लिखी जाती हैं वो तकरीबन इंग्लिश के साथ ही मिलती जुलती होती हैं। जब लो लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है वो इसको सीखना आसान था, इसको सीखना आसान था। द एग्जांपल ऑफ द लो लेवल लैंग्वेज अगर इसकी जो हम लैंग्वेज की बात करें तो इसके अंदर देखें सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, फोर्ट्रान है, बेसिक है, पास्कल है, कबोल है, ये सारी के सारी वो ज़माने हैं जो कि हमने जो सी लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल जो है वो करते हैं। अब इसमें एक मैं मिसाल आपको देता हूँ हाई लेवल लैंग्वेज में, इसमें जो है वो इसमें हम कहते हैं जी ये जो है क्लोज टू दी ह्यूमन ह्यूमन ठीक है। ये ह्यूमन थी और क्या थी ये इजी थी, इजी टू अंडरस्टैंड थी, ये अंडरस्टैंड था, अंडरस्टैंड ठीक है। इसको सीखना इसको समझना आसान था इसके अंदर, इसको इस ज़बान को और ये आमतौर पर जो है वो ह्यूमन। अच्छा, इसको सीखना अब इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। ऊपर जो मैंने जिस तरह ये मिसाल दी आपको ये असेंबली लैंग्वेज ये बताई आपको मशीन लैंग्वेज की मिसाल और ये मिसाल जो है वो मैंने बताई असेंबली लैंग्वेज की। अब इसकी अगर मिसाल दूँ इसका फ़र्क करें हम यहाँ पे कहते हैं जी हमें एक जो है वो प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं हैश इंक्लूड ये पढ़ेंगे आप जाके जब फर्स्ट ईयर में आप जाएँगे तो सेकंड ईयर में जाएँगे तो वहाँ पे जो है वो आप ये चीज़ पढ़ेंगे एस एस टी डी आई ओ डॉट एच ये मिसाल आपने देनी है एग्ज़ाम के अंदर ना छोटी सी एक चीज़ ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो इसके अलावा इसमें जो है वो मेन है मेन फिर उसके बाद प्रोग्राम का शुरू करते हैं हम ये करली ब्रेस जो है वो ये दो शुरू कर ली इसमें एक जो है वो प्रोग्राम हम शुरू लिखते हैं और उसके बाद मैंने जो है वो लिखा जो है प्रिंट एफ और इसके अंदर डबल कोटेशन ये इसके अंदर लिखना था वॉइस सेमीकोलन डाल दिया इंटर किया। अब ये देखिए मैंने छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा छोटा सा प्रोग्राम मैंने इसमें लिखा ये ब्रैकेट क्लोज कर दे यहाँ पे और ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये प्रोग्राम मैंने छोटा सा लिखा मैंने क्या लिखा हैश इंक्लूड स्टूडियो डाटा ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो है हेडर फाइल होती है जो कि इनपुट और आउटपुट को इंस्ट्रक्शन देती है। मेन जो है ये मैंने शुरू किया जो प्रोग्राम का आगाज होता है वो किसके साथ हमेशा सी लैंग्वेज में किसके साथ होता है मेन के साथ एम जो है छोटा होगा और फिर यहाँ पे हमने कहा कि ये भी जो है वो प्रिंट एफ करो प्रिंट जो स्क्रीन पे दिखाओ क्या चीज़ दिखाओ हेलो बॉय ये हेलो बॉयज का लफ्ज़ जो है स्क्रीन पे दिखा दो। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है आप देखें इसके अंदर जो है मैंने कोई 0 1 इस्तेमाल नहीं किया कोई सिंबल इस्तेमाल नहीं किया ये मैंने कुछ मखसूस लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं जो कि आउटपुट पे दिखा रहे हैं इसके अंदर। तो ये प्रोग्राम इस तरह के जो प्रोग्राम लिखा जाएगा उसको क्या कहेंगे हाई लेवल लैंग्वेज कहेंगे। अब नेक्स्ट अगला सवाल जो 26वां सवाल है उसके अंदर लिखा हुआ है कि व्हाट इज द सोर्स कोड प्रोग्राम इज सोर्स कोड। तो ये जो मैंने लिखा है ये वाला चीज़ ये वाली जो अपनी ज़बान के अंदर आप लिखते हैं इसको हम क्या कहते हैं सोर्स कोड कहते हैं ठीक है। द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन रिटन बाय द फॉलोइंग द रूल्स ऑफ एनी हाई लेवल लैंग्वेज यानी वो प्रोग्राम जो कि किसी लैंग्वेज के हाई लेवल लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करते हुए लिखेंगे। मतलब देखें आप अंग्रेजी लिखते हैं कुछ उसके रूल को फॉलो करते हैं आपको पता होता है कि पहला लफ्ज़ मैंने बड़ा लिखना है फुल स्टॉप के बाद मैंने अगला लफ्ज़ भी बड़ा लिखना है उसके बाद प्रेजेंट डेफिनेट अगर होगा तो कंटिन्यू टेंस होगा तो उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है का पास्ट के अंदर मैंने ये करना है
ये रूल्स हैं। तो इस तरह ये भी लैंग्वेजेस, सी लैंग्वेजेस के भी कुछ रूल्स हैं कि आपने प्रोग्राम का आगाज़ किसके साथ करना है, हैश इंक्लूड के साथ करना है। उसमें पहले ही नंबर पे क्या आएगा, स्टूडियो डाटा जाएगा, फिर मेन से उसका आगाज़ होगा, जो करली ब्रेस होंगी उसके अंदर जो चीज़ लिखी जाएगी वो आपकी स्टेटमेंट कहलाती हैं, और स्टेटमेंट के हमेशा आखिर में क्या लगाता है हमें, सेमीकोलन लगाना। तो ये रूल्स हैं। तो हमने कहा कि वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो कि किसी रूल्स के लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करते हुए, लैंग्वेज के रूल को देखते हुए जो हम लिखेंगे उसको हम कहेंगे सोर्स कोड कहेंगे। ठीक है? अब ज़ाहिर है ये लैंग्वेज जो है कंप्यूटर की नेचुरल लैंग्वेज जो है, कंप्यूटर की अपनी ज़ुबान जो है वो कौन-सी है, किसकी शक्ल में है? 0 और 1 है। वो तो नहीं इसको समझेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो लिहाज़ा उसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम जो है वो कन्वर्ट करेंगे किस शक्ल के अंदर है? 0 और 1 की शक्ल में। यानी जो सोर्स कोड होगा, उसको हम जो है वो किसी उस 0-1 की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए जो चीज़ यूज़ होती है, उसके लिए उसको हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर उसको कहते हैं। तो लिहाज़ा जो लैंग्वेज अब जो ट्रांसलेट करने के बाद जो चीज़ इसकी शक्ल बनेगी, मुमकिन है इसकी शक्ल जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के बाद जो है इसकी शक्ल जो है बन जाए, ये वाली जो है 1 0 0 इस तरह का ये नंबर जो इसकी शक्ल बन जाती है। यानी फ़र्ज़ करें ये शक्ल इसकी बन जाती है इसका। ये 9 तो नहीं आएगा लेकिन 0 आएगा सारा। तो ये सारा हिस्सा तीसरी लाइन भी इसकी बन जाती है 1 0 0 0 0 0 0 इस तरह का। तो ये इस तरह की शक्ल इसकी फर्क बन जाती है। जो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये जो चीज़ मैंने बनाई इसके अंदर, ये चीज़ इसको क्या कहते हैं? इसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ये वाली चीज़ जो है इसको ऑब्जेक्ट कोड कहेंगे, ये वाली ट्रांसलेट करने के बाद। जब उसको हम ट्रांसलेट करेंगे, यानी ये चीज़ जो है उसको ट्रांसलेट कर देगी इस शक्ल के अंदर। ठीक है? तो ये वाली चीज़ जो है वो इसको हम अच्छा, ये आपने उसको ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है? अब उसमें कहा प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड क्या होगा? ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द मशीन कोड, द सोर्स प्रोग्राम रिटन इन द जब हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज मस्ट बी ट्रांसलेटेड इन द मशीन कोड, इसको मशीन कोड में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और जो है बिफोर रनिंग इट ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पे चलाने से पहले। द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इनटू द मशीन कोड इज नोन एज ऑब्जेक्ट कोड। तो ये वाली चीज़ जो है क्या होगी? ये ऑब्जेक्ट कोड होगी ये वाली चीज़ सा जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है, ऑब्जेक्ट कोड है ये वाला, ठीक है। अब ये वाला जो है सोर्स कोड, ये वाला सोर्स कोड यहाँ तक, ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है ये ऑब्जेक्ट कोड का था। अब ये किसका बना जब किसी लैंग्वेज ट्रांसलेटर ने काम किया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर कि व्हाट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है ये क्या होता है? तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जैसा नाम से ही आपको पता लग गया कि ये एक सिस्टम प्रोग्राम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो कि बुनियादी तौर पर जो कि वो प्रोग्राम जो कि आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हो, जो आपने जापानी ज़ुबान के अंदर लिखा हुआ हो, उसको ट्रांसलेट करता है किस शक्ल के अंदर? ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। ये इसकी होगी जो डेफिनेशन की सम अंडरस्टैंडिंग। अब इसको पढ़ के देख लेते हैं। उसने कहा एक कंप्यूटर, क्वेश्चन नंबर 27 है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? एक कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन इन द मशीन कोड। कहता है कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ वो हदायतें जो कि मशीन कोड में लिखी हुई होती हैं, जो कि 0 और 1 की शक्ल में होती हैं, उसको सिर्फ समझता है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद उसने कहा इट इज़ द डिफिकल्ट टू राइट द प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्राम डायरेक्टली इन द मशीन कोड। कहता है ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि किसी प्रोग्राम को डायरेक्टली तौर पर इस शक्ल में लिख दिया। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम लोग इसको नहीं समझते। टुडे मोस्टली द प्रोग्राम आर रिटन इन द हाई लेवल। ज़्यादातर प्रोग्राम आजकल अगर देखा जाए तो वो किसमें लिखे जाते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज, इस शक्ल में ज़्यादातर प्रोग्राम हमारे जो है वो आजकल लिखे जाते हैं इस शक्ल में। ये वाली प्रोग्राम है, इसको इस शक्ल में हम आम तौर पर हम लिखते हैं, इस शक्ल में ज़्यादातर प्रोग्राम लिखे जाते हैं, ठीक है। द प्रोग्राम रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू द मशीन कोड। कहते हैं इस प्रोग्राम जो यहाँ पे इस तरह की शक्ल में लिखा गया है, उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा आपको मशीन कोड के अंदर बिफोर रनिंग ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पे चलाने से पहले। जैसे मैंने बताया कि ये प्रोग्राम मैंने लिखा, इसके ऊपर क्या होगा? वो स्क्रीन के ऊपर क्या शो करेगा? हेलो बॉयज़। जो कुछ भी यहाँ पे एक और लाइन लिख देंगे, वो लाइन शो कर देगा। जो कर्ली ब्रेस के अंदर मौजूद होगा, वो चीज़ वो शो कर देगा। तो लिहाज़ा इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज लैंग्वेज। ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीन कोड। यानी वो प्रोग्राम जो कि जो है वो प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया हो, जो आपका असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया हो, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में भी शक्ल इसकी ये वाली होती है ना,
ये वाली असेंबली लैंग्वेज में शक्ल ये होती है, लिहाजा उसको भी हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है कि शक्ल के अंदर 0 और 1 की शक्ल में हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा। लिहाजा वो मशीन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि प्रोग्राम आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया हो, जो कि 0 और 1 की शक्ल में या असेंबली लैंग्वेज की शक्ल में लिखा गया हो, जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होगा, जो इंग्लिश लैंग्वेज की शक्ल में मौजूद हो ये वाला, या आपका इस शक्ल में हो, उसको वो ट्रांसलेट करे किस शक्ल में, 0 और 1 की शक्ल में ट्रांसलेट करे, तो इसको हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर आल्सो नोन एज द लैंग्वेज प्रोसेसर, इसको लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो बेसिकली मैंने बताया, कल बताया था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। अब ये 3 तरह के होते हैं, नंबर 1 कंपाइलर, नंबर 2 इंटरप्रेटर और नंबर 3 असेंबलर। ये 3 तरह की इसकी टाइप्स जो है वो इसकी होती हैं, जो ट्रांसलेटर की। ठीक है, 3 इसकी टाइप्स होंगी जो कि ये काम करेंगे। अच्छा, कंपाइलर क्या करता है, अब ये इसमें देखते हैं कि कंपाइलर, ठीक है, एज एन इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये तीनों को हमें देखना है। असेंबलर तो सिंपल आसान सी चीज़ है, असेंबलर जो है बिल्कुल ईजी है कि वो जो प्रोग्राम जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया होगा, उसको जो कि 0 और 1 की शक्ल में मशीन कोड में कन्वर्ट करे, उसको क्या कहते हैं, असेंबलर। अगर आगे देखें इसमें, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम that translate the program written in the assembly language into the machine code is called assembler। ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, वो प्रोग्राम जो कि जो है असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम जो है उसको ट्रांसलेट करे 0 और 1 की शक्ल में, मशीन कोड की शक्ल में, उसको असेंबलर कहते हैं। अब आते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के ऊपर। कंपाइलर जो है वो, इसकी डेफिनेशन देखें, ये प्रोग्राम है आपका जो कि आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा, छोटा सा प्रोग्राम। ठीक है, ये वाला। ठीक है, कंपाइलर क्या करेगा, कहता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम इनटू द मशीन कोड। यानी ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है, उसको मुकम्मल तौर पर वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, ये मशीन कोड में कन्वर्ट कर दे एज ए होल। एज ए होल का लफ्ज इसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट है, एज ए होल। एज ए होल से मतलब होगा कि वो एक लाइन को नहीं करेगा, 2 लाइन को नहीं करेगा, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा वो ट्रांसलेट कर देगा एज ए होल। तो एज ए होल को अंडरलाइन कर लें, तो ये एज ए होल का लफ्ज इंतहाई इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो उसने कहा ऐसा प्रोग्राम जो कि जो वो प्रोग्राम जो कि आपने हाई लेवल लैंग्वेज में किसी अपनी ज़बान में लिखा गया था, उसको पूरा का पूरा जो है वो कंप्लीट कर दे, जो है वो किस शक्ल में, जो है वो 0 और 1 की शक्ल में कन्वर्ट कर दे, इसको हम क्या कहते हैं, कंपाइलर। ये और ये बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये हिस्सा है। द सी एंड सी प्लस प्लस कंपाइलर आर द एग्जाम्पल, इसकी मिसालें अगर देने की हो तो सी और सी प्लस प्लस के कंपाइलर की मिसालें हैं। एज ए होल की बात सुन नहीं, पूरा का पूरा। ठीक है, द प्रोग्राम ट्रांसलेट इन द मशीन कोड इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। और जो प्रोग्राम बनेगा, ये वाला जो प्रोग्राम बना इसकी निस्बत में, जब ये इसने ट्रांसलेट कर दिया, तो ये जो चीज़ बनी है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। द सोर्स कोड इज ट्रांसलेटेड into the machine code successfully। कहता है ये उस वक्त ये ट्रांसलेट इसके अंदर मौजूद होगा, इसके अंदर इस शक्ल में जब ट्रांसलेट होगा, जब जो है वो आपका ये वाला प्रोग्राम के अंदर एरर, गलती ना हो। फर्ज करें मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, खत्म कर देता हूँ मैं सेमीकोलन, तो इसमें एरर आ गई, गलती आ गई, एक सेमीकोलन आपने नहीं, क्योंकि जितनी भी स्टेटमेंटें होंगी सबके आखिर में क्या लगाना है, हमने सेमीकोलन लगाना है। तो अगर मैंने सेमीकोलन यहाँ पे नहीं लगाया हुआ, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा और प्रोग्राम आपका कंपाइल नहीं होगा। लिहाजा क्या उसने कहा कि जब जब वो the source code is translated into the object code successfully if it is free of error। If there is any error in the source code, the compiler specify the error। तो अगर यहाँ पे कोई एरर होगा तो आपको बता देगा कि लाइन नंबर 4 के अंदर, फलां लाइन के अंदर ये एरर, फलां एरर है। और ये एरर जो होता है इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट मिसिंग का। स्टेटमेंट आपको मैसेज आएगा, स्टेटमेंट मिसिंग, स्टेटमेंट मिसिंग। तो हमें फौरन पता चल जाता है जब स्टेटमेंट मिसिंग का मैसेज होता है, तो हमने कहा वहाँ पे सेमीकोलन हमने नहीं लगाया होता। तो ये चीज़ जो है उसको मैसेज देते हैं, कहता है ये एंड ऑफ द कंपाइलेशन को वो आपको एक मैसेज देगा। द एरर मस्ट बी रिमूव्ड। एरर को पहले रिमूव करेंगे बिफोर कंपाइलेशन सक्सेसफुली कंपाइल द सोर्स कोड। उसको कंपाइल करने से पहले उसकी एरर को रिमूव करेंगे और उसको दोबारा से फिर हम उसको कंपाइल करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ उसको दोबारा जब उसको कंपाइल करेंगे तो फिर आपका वो प्रोग्राम जो है वो कंपाइल होगा। द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड ए नंबर ऑफ टाइम विदाउट द ट्रांसलेटेड अगेन। तो जो प्रोग्राम ये बनेगा, इसके बाद इसकी जो फाइल बनती है, ये इसके बाद जो इसकी फाइल बनेगी उसको हम आम तौर पर कहते हैं जी एक्सी फाइल, ई एक्सी फाइल।
यानी वो फाइल बनती है जो कि जिसको हम चला सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर, यानी वो प्रोग्राम फाइल बनेगी जिसको हम आमतौर पर एक्सई फाइल कहते हैं। फर्ज करें इसकी मैं शक्लें मैं आपको बता दूं कि आमतौर पर इसकी शक्ल जो है वो तकरीबन इस तरह होती है कि फर्ज करें प्रोग्राम आपने लिखा, उसके अंदर आपने प्रोग्राम के अंदर आपने लिख दिया, ये जी प्रोग्राम का नाम रखा आपने 123.c, ये प्रोग्राम का आपने नाम रख दिया। फिर आपके पास जब ये उसको आपने ऑब्जेक्ट कंपाइल कर लिया तो वो उसका नाम बन गया 123.obj, ये ऑब्जेक्ट फाइल बन गई। फिर जब इसको चलाएंगे तो फिर एक 123.exe फाइल बन जाती है। तो ये जो exe फाइल है ये वो फाइल होती है जिसको हम आमतौर पर रैम के अंदर लोड करते हैं और फिर उसको हम चला लेते हैं, प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो ये चीज़ जो है वो हमने वहाँ पे बताई। मैंने प्रोग्राम का नाम क्या रखा 123.c, वो जब उसको कंपाइल किया, ट्रांसलेट किया तो उसने उसकी शक्ल बन गई 123.1.obj ऑब्जेक्ट फाइल। जब इसको हम जो है वो उसके साथ इसको जब दोबारा से करते हैं, इसको जो है एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके साथ उसकी शक्ल बन जाती है 123.exe फाइल। तो फिर इस फाइल को हम लोड करते हैं किसके अंदर, रैम में, और उसको हम चला लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा आगे आ जाते हैं हम। इसकी शक्ल नीचे देखें, नीचे लिखा हुआ सोर्स कोड आपका आएगा, नीचे दरमियान में के अंदर कंपाइलर है और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट कोड है। इंटरप्रेटर की जब हम बात करते हैं, इंटरप्रेटर जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, ये प्रोग्राम आपने लिखा तो इस इंटरप्रेटर क्या होता है, नहीं वो चीज़ जो कि मतलब एक आप लोग जब समझते हैं अंग्रेजी, एक बंदा जो है वो सिर्फ समझता है पंजाबी, तो दोनों को जो है समझाने के लिए दरमियान में एक ऐसा बंदा होगा जो तो आपकी बात उसको समझाएगा और उसकी बात आपको समझाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर, यानी ऐसा बंदा जो दरमियानी बंदा जो कि जो है आपकी बात को समझा सके। तो इंटरप्रेटर क्या होगा, द लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इन द मशीन कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। वहां पे क्या था, एज ए होल इंटर कंपाइलर में, तो यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, यानी पहले मरहले के अंदर वो पहली लाइन को कंपाइल करेगा, यानी ये यहाँ से शुरू करें, प्रोग्राम तो आपका यहाँ से शुरू हो रहा है ना इस जगह से। तो पहले मरहले के अंदर इसको कंपाइल करेगा, फिर दूसरे मरहले के दूसरी लाइन को कंपाइल करेगा, फिर तीसरी को करेगा, चौथा करेगा। इस तरह जितनी भी लाइनें होंगी उनको वो एक एक करके वो कंपाइलर जो है उसको कंपाइल करता जाएगा। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर कहते हैं। द लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इन द मशीन कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। ठीक हो गया। It translate one statement of the source code into the machine code and execute करेगा, एक स्टेटमेंट को ये ट्रांसलेट करेगा, उसको चला देगा। It immediately before translate the next statement, फिर उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर आ जाएगा। कहते हैं if there is any error in the statement, अगर किसी जगह पे भी गलती आ जाए तो वो वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, इन द प्रोग्राम इट्स ट्रांसलेटिंग प्रोसेस एट दैट स्टेटमेंट, तो वो क्या करेगा, उसको जो है वो आमतौर पर ऐसे इफ देयर इज एनी एरर इन द स्टेटमेंट द इंटरप्रेटर टर्मिनेट दैट इट्स ट्रांसलेटिंग प्रोसेस, तो वो उसको रोक देगा। इट आल्सो डिस्प्ले द एरर मैसेज, और ये एरर मैसेज को भी शो करेगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है, GW बेसिक जेएस की मिसाल है इस चीज की। ठीक है, और इसका मेन एडवांटेज इसका क्या है, इसका अंदर इसका ये इजी है और इसमें गलतियां दुरुस्त करना और उसको दुरुस्त करना बड़ा आसान है। गलतियों को सामने लाना और गलतियों को दुरुस्त करना बड़ा आसान है, पता फौरन पता, क्योंकि उसने आज से आगे चलना ही नहीं है। जहां पे गलती है वहीं पे आकर उसने बैठ रुक जाना है। तो मेन डिसएडवांटेज इसका जो है वो डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये जो है वो सिर्फ टाइम प्रोसेस है। जब गलती को दुरुस्त कर लेंगे तो उसने फिर जो है वो वहीं से शुरू नहीं करना, इसने फिर स्टार्ट से शुरू कर देना, यानी इसका मतलब हर दफा ये आपको स्टार्ट से ही शुरू करेगा। ठीक है, लिहाजा कहते हैं इट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट वन बाय वन, यानी एक एक स्टेटमेंट को चलाना जो है थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ईच टाइम द प्रोग्राम इज रन, जब यूं ही प्रोग्राम को शुरू किया जाता है, चलाया जाता है, तो सोर्स कोड इज ट्रांसलेटेड अगेन, तो सोर्स कोड को फिर शुरू करेगा। फॉर दिस पर्पज दे मस्ट हैव द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम परमानेंटली इन द कंप्यूटर, तो फिर इसलिए जरूरी होता है कि इसका प्रोग्राम जो है उसको मसलसल तौर पर इसको ऑन रखा जाए। जिस तरह जब में कोई प्रोग्राम जो है उसको ऑन रखा हो तो उसके लिए ये चीज़ जरूरी होती है। तो इसको एक दफ़ा कल फिर दोबारा देख लेंगे, साथ में इसकी एक्सरसाइज को भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर तकरीबन ये फिनिश हो गया। अब इसमें देखें लैंग्वेज की मुख्तलिफ काइंड्स हैं, ये वाली प्रोसीजरल लैंग्वेज है, फंक्शनल लैंग्वेज है इसके अंदर, फिर उसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, स्क्रिप्ट प्रोग्राम है। तो आपने यहाँ पे जो है सी लैंग्वेज को पढ़ना है, ये पढ़ेंगे सेकंड ईयर में जाकर। फिर ये इसकी काइंड्स आ जाती हैं इसके अंदर, ये लैंग्वेज की मुख्तलिफ किस्म की किस्में आपको नजर आएंगी। ठीक है, इसके अंदर जो है वो हमारे पास ये चीज़ जो है वो आ रही है, ये देखिए, ये जो है लैंग्वेज की काइंड्स है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की ज़बानें हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम जो है सी प्लस प्लस जो है जावा वगैरह ये चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, और कुछ लैंग्वेज जो है ये वाली आ गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये होंगी,
फिर उसके अलावा जो है डेटाबेस के लिए ये लैंग्वेज है, गेम डेवलपमेंट के लिए ये हमारे पास हैं, फिर जो है कंप्यूटर ड्राइवर के लिए ये चीज़ होंगी, असेंबली और सी है, फिर इंटरनेट के लिए ये हैं, स्क्रिप्ट डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ होंगी, हाउ में जो है वो बहुत सारी ज़बानें जो है वो दस्तयाब हैं। इसके अलावा ये वाली चीज़ें जो है वो आपको नज़र आएँगी। ये सारी चीज़ें ज़बानों की शक्लें हैं, ठीक है? तो कल इंशाल्लाह फिर हम दोबारा इसको थोड़ा एक दफ़ा देख लेंगे और साथ में एक्सरसाइज़ वगैरह जो है वो उसको देखेंगे, ठीक है? चैप्टर अब मेरे आपका फिनिश है। इसको कल देखने के बाद फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। समझ आ गई इसकी? आसान है ना टॉपिक?